नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान के इस समृद्ध पटल पर वादे के अनुसार एक बार फिर से किरदारे जिंदगी के आपके हमारे पसंदीदा कार्यक्रम में एक और किरदार को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। हर बार की तरह एक ऐसा किरदार जिसके बारे में जीवन में उतार चढ़ाव, उनकी कहानी, उनकी जुबानी हम सुनते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और जानते हैं कि समाज में, इस देश में अगर हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। आज हम भारत की सीमा सुरक्षा के विशेष बल के बारे में जानेंगे। बीएसएफ भारत की सीमाओं की सुरक्षा में विशेष रूप से प्रशिक्षित और कुशल जवानों का एक विशिष्ट हिस्सा है। ये जवान न केवल सीमा पर सतत सुरक्षा बनाए रखते हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों और असामान्य चुनौतियों में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी वजह से ही हम सांस लेते हैं, उनकी वजह से ही हम आज़ादी महसूस करते हैं। उनका प्रशिक्षण, उनका साहस, उनका रणनीतिक कौशल उन्हें देश की सुरक्षा का एक अहम स्तंभ बनाता है। तो आज ऐसे ही किरदार के बारे में जानेंगे। हमारे साथ आज किरदार जिंदगी में ऐसा ही नगीना, एक ऐसा ही हीरा, एक ऐसा ही किरदार हमारे साथ जो है आदरणीय संजीव कृष्ण सूद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। एक किरदार, एक इंसान जिसने देश के लिए अपनी पूरी जीवन न्यौछावर किया है, उससे बातचीत करना, उसके जीवन के बारे में जानना, ये एक सम्मान की बात है और ये सम्मान आज इस पटल को हुआ है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस पटल पर। नमस्कार आदरणीय संजीव सूद जी। आपके बारे में कुछ बताना हमेशा ही कुछ कम लगेगा, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार आपके बारे में कुछ पंक्तियां जरूर बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि संजीव जी भारत की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी है। उन्होंने 38 वर्षों से अधिक के गौरवपूर्ण सेवा काल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं सहित भारत की सभी सीमाओं पर सेवा दी है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र और एलसी पर 8 वर्ष भी शामिल है। और यही नहीं, इनकी रुचियां सीमा प्रबंधन, सुरक्षा संबंधी मुद्दों और भारत के सुरक्षा तंत्र में सुरक्षा बलों की भूमिका, राजनीति और हास्य से जुड़ी है। और इस बारे में जब हास्य की बात आती है, हम आपकी बात कर रहे हैं, सीमा की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, और इसके बारे में ज़रूर जानेंगे आपसे जब हमारी ये बातचीत शुरू होगी। और यही नहीं, इनके 200 से ऊपर पेपर, जर्नल्स प्रकाशित हो चुके हैं और इनकी एक किताब भी लिखी है, बीएसएफ द आईज एंड ईयर्स ऑफ इंडिया, वो भी उपलब्ध है। और मैं ज़रूर अपने दर्शकों से ज़रूर कहूँगी कि इस किताब को ज़रूर खरीदें और जानें कि बीएसएफ में जो फौजी है वो किस तरह है, उसका जीवन क्या है, उसके क्या क्या परेशानियां, क्या क्या देखा है उसने अपने जीवन में। तो चलिए समय को अब रुख मोड़ते हैं और आपके साथ अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। और सबसे पहला मैं सवाल थोड़ा पीछे ले जाऊंगी आपको, अपने आपके जीवन में, और उसी से जुड़ा मेरा सवाल रहेगा कि आपके बीएसएफ में शामिल होने का निर्णय कैसे लिया? क्या ये बचपन से ही आपके मन में था कि मुझे बीएसएफ या फौज में जाना है, देश की रक्षा करनी है, या कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में जिसकी प्रेरणा बनी और जो आपने अपना तन मन धन हमारे देश पे न्यौछावर किया? नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे आपके मंच पर स्थान दिया। जो आपने मेरे से सवाल पूछा, तो हम उस जनरेशन की पैदाइश हैं जबकि हमने 1965 की पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, 1971 में जो लड़ाई हुई, उस समय हम अपनी टीनेज में हुआ करते थे या टीनेज से पहले के समय में हुआ करते थे। तो उस समय के जो हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से गौरवपूर्ण कार्य किया था, और ख़ास तौर पर 71 में जो उन्होंने बांग्लादेश को अलग किया, उससे और मैं उस समय गोरखपुर
जो एक ईस्टर्न यूपी में है, मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे, वहाँ अच्छा। पर था मैं। और मुझे ध्यान है वहाँ से स्पेशल ट्रेनें गुजरती थी और फौजी भाइयों का वहाँ पर बड़े उत्साहपूर्वक स्वागत किया जाता था, उनको सम्मान दिया जाता था। तो उस समय से मेरे दिमाग में ये विचार था कि मैं भी फौज में जाऊं। फौज में तो नहीं जा सका, जी। परंतु जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने वाला था तो मेरे से एक वर्ष साथ में मेरे पढ़ने वाले एक अन्य व्यक्ति का सिलेक्शन सीमा सुरक्षा बल में हुआ था। वो मेरे से एक बैच सीनियर जी। हो गए थे। वो 76 में उन्होंने ज्वाइन किया था और उसी समय मैंने देखा और एक एक अखबार में भी मुझे दिखा कि सीमा सुरक्षा बल की टेकनपुर की अकादमी में घुड़सवारी की एक सीमा सुरक्षा बल ने एक ट्रॉफी जीती थी। वहां पर घुड़सवारी का प्रशिक्षण भी हुआ करता था। ये जी। सब चीजें जब मेरे उस दोस्त ने जो भी सीमा सुरक्षा ज्वाइन करी तो उससे मुझे फिर ये ध्यान आया और उसी समय एडवर्टाइजमेंट निकली थी, मैंने अप्लाई कर दिया। क्या बात और है। 1 डेढ़ साल की प्रक्रिया के बाद में जो भी इंटरव्यूज हुए 2 3 और सिलेक्शन हो गया और हमने सीधा ज्वाइन कर लिया। तो ये एक छोटी सी है कि यूनिफॉर्म में जाने का शौक शुरू से था और खास जी। तौर पर मैं पायलट बनना चाहता था, परंतु क्योंकि अच्छा। एसबी क्लियर नहीं हुए तो फिर हम इधर आगे इसमें ज्वाइन कर लिया। तो क्या ये बात है। है। क्या बात है, आसमान में अगर ना उड़ सके तो ज़मीन पे रक्षा करी है, कोई फ़र्क नहीं है। देश की सीमाओं पे रक्षा करो, आसमान में रह के करो या पानी में रह के करो। बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ और बचपन से ही जुड़ा बस एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। मैं उससे पहले जो हमारे साथ दर्शक अपना समय निकाल के आपको और हमें सुन रहे हैं, उनका ज़रूर अभिनंदन करना चाहूँगी। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आदरणीय साधना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, इस पटल पर बने रहिएगा और साथ में चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कहानियाँ छुपी हुई हैं उन्हें हम जान सकें। बचपन से एक जुड़ा सवाल मेरे ज़हन में हमेशा आता है, किसी अगर पुलिस में या फौजी में या जिस देश की जो रक्षा करते हैं उनसे जब मैं बात करती हूँ, क्या एक बचपन अलग होता है आप लोगों का? कुछ ऐसा अलग होता है कि हमें फौजी बनना है, कुछ एक ऐसी मन में जो इच्छा होती है कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। क्या एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल मतलब अगर मैं कहूँ जो फौजी ना, जो देश की इस रक्षा क्षेत्र में ना जाए, उनका बचपन और आप जैसे लोगों का बचपन, क्या थोड़ा कुछ फ़र्क आप महसूस करते हैं कि होता है? नहीं, मेरे ख्याल में सभी के बचपन एक जैसे होते हैं। और अच्छा। जैसा मैंने कहा कि मुझे उन घटनाओं से, उन युद्धों से प्रेरणा मिली थी यूनिफॉर्म में ज्वाइन करने की, तो वो एक खास बात थी। अन्यथा मुझे जो ध्यान है उस समय में हमारे साथ जो पढ़ा करते थे, जी। काफी लोगों की इच्छा उस समय में थी कि वो फौज में जाएं और कई लोग गए भी। तो जो बचपन है वो एक नॉर्मल बचपन हर एक का जैसे होता है, जी, जी, खेलना जी। कूदना, कभी पढ़ना भी। तो वो हर एक का एक जैसा नॉर्मल बचपन ही होता है। बाकी प जो घटनाएं मैंने बताई उस वजह जी, से प्रेरणा मिली कि हम जी, जी। यूनिफॉर्म में जाएं। नॉर्मल बचपन होता है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लोग ही निकलते हैं और ये आप उसका उदाहरण है हम सभी के सामने। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आपने अपने प्रोसेस के बारे में बताया कि 1 डेढ़ साल का सर्विस में एक एंट्रेंस का एक प्रोसेस होता है। एक सवाल मैं जानना चाहूंगी आज के दर्शकों के लिए जो उनसे जुड़ा है, क्या तब के प्रोसेस में और अब के उसमें कुछ फर्क है? जी, उस समय में जो था जी। अ, हमने एक शुरू में एग्जाम दिया था जिसमें फिजिकल टेस्ट हुए थे, जिसमें हमारा इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए थे, एक इंटरव्यू हुआ था।
और जी, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद एक और फाइनल इंटरव्यू हुआ था, जिसके बाद हम सेलेक्ट हुए थे। तो जी, वो प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चलता रहा। अभी पिछले 10-15 सालों से ये प्रोसेस में थोड़ा चेंज आया है कि अब ये यूपीएससी के थ्रू होता अच्छा। है, जी, जी, और इसके रिटन एग्जामिनेशन थोड़े उसमें यूपीएससी कंडक्ट करती है। बाकी का प्रोसेस जो भी नोडल एजेंसी होती, 5 हमारी सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है। तो इन सबों के लिए एक कंबाइंड इम्तहान यूपीएससी कंडक्ट करती है, और वो कंडक्ट करने के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं जी, उनको ये एक नोडल जो भी बारी बारी से कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को नियुक्त किया जाता है कि वो आगे के एग्जामिनेशन कंडक्ट करें, तो उनको बता दिया जाता है और वो फिर ये एग्जाम कंडक्ट करती हैं, और उनमें फिर यही प्रोसेस होता है, लगभग यही मतलब प्रोसेस। मतलब कहा जाए कि तो ज़मीनी तौर पर ज़्यादा अंतर नहीं आया है आपके समय और अभी के समय में। जी जी जी, सिर्फ जी, यूपीएससी एक आ तो गई है, फ़र्क इसमें वो फर्क पड़ा है। जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। आज के जो युवा हैं, ये हमेशा जानना चाहते हैं कि उस अंतराल में, उस समय में क्या फ़र्क आया है, तो उनको ये बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आपकी ट्रेनिंग के कुछ शुरुआती दिनों के अनुभव हमें ज़रूर बताइए। मुश्किल जी थे, आसान थे और कुछ घटनाएँ अगर आप हम सभी से साझा करना चाहें तो ज़रूर बताएँ। जी, ट्रेनिंग हमारी काफ़ी टफ थी, जी, और हम उस समय में तो हम बहुत कम ऑफिसर्स थे। हम कोई 25 ऑफिसर्स ट्रेनिंग ज्वाइन की थी हमने, और अब जी, तो फोर्स बहुत बड़ी हो गई है, तो अब बहुत ज़्यादा होते। तो जी, 25 अफसरों के ऊपर जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे, उनकी बहुत महीन नज़र हमारे ऊपर होती थी। तो बिल्कुल। अगर जो जो ट्रेनिंग में या पढ़ाई लिखाई में अगर कोई कोताही करना भी चाहे, तो वो संभव अच्छा, नहीं होती थी। तो ये है, ये इसमें काफ़ी गहन सुपरविज़न होता था हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर। जी, फिज़िकली बहुत टफ होती थी, पीटी ड्रिल, और उसके बाद जो प्रोफ़ेशनल सब्जेक्ट्स जिनमें बॉर्डर मैनेजमेंट, और क्योंकि जब सीमा सुरक्षा बल जो रेज़ हुई थी 1965 में, तो जी, उसका एक एक पहलू ये था कि ये बल लड़ाई के वक़्त में आर्मी की सहायता करने के लिए संभव हो सके। तो जी, हमारी बनावट, हमारे हथियार लगभग आर्मी की इन्फेंट्री के जैसे ही हैं, और इसलिए हमारी ट्रेनिंग में उस समय 77 में, 71 की लड़ाई के तुरंत बाद की बात है, तो जी, उस समय डिफेंस ओरिएंटेड जो अटैक और डिफेंस वगैरह की लड़ाई के बारे में भी काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है। अब धीरे-धीरे ये इनपुट कम होता जा रहा है। अब अच्छा, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान में मैंने जो नोट किया, वो ये था कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप रास्ते में गिव अप कर जाएँगे, फिज़िकली बहुत टफ होगा। जी, अगर आप बिल्कुल, हार मान जाएँगे, तो फिर आप वो पूरी नहीं कर सकते। तो ये डिटर्मिनेशन एक बहुत आवश्यक है, और डिटर्मिनेशन का फल अच्छा होता है। हमारी बिल्कुल, ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो गई थी, और हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ जो ट्रेनिंग में सीखी, वो थी कि हमें ट्रूप्स के साथ इंटरैक्ट करना है। क्योंकि हम जब जाते हैं ट्रेनिंग के बाद में, अपनी यूनिट्स में जाते हैं, तो मैं तो सिर्फ 21 साढ़े 21 साल का था उस समय में। तो जो ट्रूप्स हमने कमांड करने थे, उनमें कई 40 साल के, 45 साल के भी थे। जब हम हम उनको लीड करना है, तो एक 21-22 साल का जो बिल्कुल, लड़का, जी, वो अपने आप को जवानों के सामने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर ट्रेनिंग के दौरान में इनकलकेट की जाती थी।
और हमें और ट्रुप्स के साथ सिर्फ कमांड ही नहीं करना है, उनके साथ उनको जानना है, उनके बारे में जानना है, उनकी फैमिलीज के बारे में जानना है, तभी आप उनके अच्छी तरह से कमांड कर सकेंगे और तभी आप उनसे अच्छी तरह से काम ले सकेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने नोट की जो ट्रेनिंग में बहुत अच्छी तरीके से हमें बताई गई और जिसका आगे जाकर हमें फायदा बहुत मिला इस चीज का। बिल्कुल। कहते हैं कि सोना जितना तपता है उतना प्रखर चमकता है, तो इस बात को साबित किया है। आपने एक बात बोली अपनी बातों में कि बहुत कम ऑफिसर्स होते थे और किसी की नजरों से बच के नहीं जा सकते थे कम होने के वजह से, और आज के समय में फोर्स बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। दो बातें मैं जरूर पूछना चाहूंगी जोड़कर कि आज के समय में सब लोग कंपटीशन की बहुत बात करते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि नंबर बहुत बढ़ गए हैं, संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या वही संख्या बढ़ने से वो जो आपने बोला कि नजरों से बच के नहीं जा सकते थे और सब पे पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता था, क्या उसमें कमी आई होगी? या ये बच्चों को अगर हम ये बताना चाहें यहाँ पे, जो हमारे सुन रहे हैं आजकल जो युवा जो इस क्षेत्र में जाना भी चाहते हैं, उन्हें भी हम ये बोले कि कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आप अपने ही साथ कंपटीशन कर रहे हैं। बहुत खूब। आप जब, और आजकल तो मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज का तो है ही है, हमारे जैसी फोर्सेस के लिए भी बहुत कई सारे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं जो उनको रिटन एग्जामिनेशन की, जो उनको इंटरव्यू वगैरह की भी कोचिंग देते हैं। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था, हम सीधा एडवर्टाइजमेंट देखी और सीधा एग्जाम में चले गए। उस समय में ऐसी इस प्रकार की कोई प्रिपरेशन का एक फॉर्मुलाइज तरीका नहीं था। तो दूसरी चीज जो आपने कही, महीन नजर, जो अब मुझे लगता है कि थोड़ी डेल्यूशन हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से फोर्स बढ़ी है उस हिसाब से हमारा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जितनी सुपरविजन हम 25 अफसरों के ऊपर में, जो हम ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे, हमारे ऊपर 3 ऑफिसर्स थे और उसके अलावा 3-4 सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स थे और कई अंडर ऑफिसर्स थे जो हमारी एक एक गतिविधि को ध्यान में रखते थे। परंतु अभी उतना कई बैचेस तो पीछे 15 साल पहले 300 अफसरों के बैचेस निकले हैं, अब तो थोड़े कम हो गए, 60-70 के बैचेस हैं। तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर थोड़ा सुपरविजन में थोड़ी कमी है, क्योंकि उसके बराबर का ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफिंग शायद उतनी नहीं इम्प्रूव हो पाई है, इस वजह से थोड़ी शायद डेल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बातचीत को जरूर आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ काफी श्रोता हमारे जुड़ चुके हैं और उनका अभिनंदन मैं एक बार करना चाहूंगी। हमारे साथ आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय कामना मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस पटल पर। आदरणीय सतीश कुमार दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हम सभी को उत्साहित कर रहे हैं। आपकी आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस पटल पर। और सुनते रहिए, हमें लगातार बने रहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करना चाहूंगी कि जब आपने महानिदेशक का पद संभाला तो आपकी प्राथमिकताएं क्या थी उस समय? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके जो रूल्स इस प्रकार के हैं कि मैं जो एक सीधा भर्ती आया था, मैं इस बल का महानिदेशक नहीं बन सकता, क्योंकि वो पद पुलिस ऑफिसर्स के लिए रिजर्व्ड है। मैं अतिरिक्त महानिदेशक के पद तक पहुंच सका जहां तक मेरे लिए ओपन है, कंपटीशन है। और हमारे यहाँ ऐसी स्थिति 200-300 अफसरों में एक अफसर को ऐसी अपॉर्चुनिटी
क्या मिलती बात है जो जो यहाँ तक पहुँच सके। बहुत तो मेरी प्रायोरिटी, क्योंकि और ऐसा है कि हमारे प्रमोशनल एवेन्यूज इतने कम हैं, इतने स्लो हैं कि हम जब तक वहाँ पहुँचते हैं हमारे कुछ ही समय बाकी रह जाता है। तो कार्य प्रायोरिटी सेट करना और उनको इम्प्लीमेंट करने का वक्त एक कैडर ऑफिसर के पास नहीं रह पाता। मैं बहुत जी, कम समय के लिए अच्छा। अपर महानिदेशक रहा हूँ, तो जी, हालांकि मुझे ट्रेनिंग का चार्ज दिया गया था और जी, दूसरे लॉजिस्टिक्स का चार्ज दिया गया था, परंतु इतना वक्त मेरे पास नहीं था कि मैं प्रायोरिटी सेट करूं। फिर भी जितना वक्त था मैंने उसमें फोकस किया ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने में। जी, तो जी, वो मेरा एक फोकस था, क्योंकि अगर एक बल ट्रेंड है अच्छी तरह से, अगर बिल्कुल, उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान पसीना निकाला हुआ अच्छी तरह से, तो वो बिल फील्ड में तो वो और अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो मेरा बिल्कुल, फोकस इस तरफ रहा इसमें। जी। और मैं समझ सकती हूँ कि चूँकि आपने जिस तरीके की ट्रेनिंग करी है और जो आज के समय में ट्रेनिंग मिल रही है, उसमें आपको एकदम साफ अंतर दिखाई देता है, जैसा कि आपने बताया। तो आपको और चाहते होंगे कि वो जो ट्रेनिंग जो आपको मिली है, वही आगे उस तरह के दी जाए। बहुत सही बात है, लेकिन इस पूरे करियर में इतने वर्षों का आपका लंबा करियर है, जिसमें आपने बहुत सारी अ, परेशानियों का सामना किया होगा, बहुत अच्छे समय देखे होंगे। करियर का सबसे कठिन समय आपका कौन-सा रहा? क्या वो शुरुआती दिन थे आपके, या आगे जब आप इस यात्रा में जब बढ़े आप, तब आपको कुछ कठिनाइयों का ज़्यादा सामना करना पड़ा? अ, ये जवाब देने से पहले मैं जी, एक बात कहना चाहता हूँ जी, जी, कि बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ट्रेनिंग हमारे समय की ही ट्रेनिंग हो। अच्छा, क्योंकि जी, अच्छा। क्योंकि क्योंकि 1977 के बाद आज 2025 है, और जी, इस दौरान में बॉर्डर के ऊपर में कई डेवलपमेंट्स हुई, बिल्कुल, बिल्कुल। और बॉर्डर मैनेजमेंट की, बॉर्डर गार्डिंग की टेक्नोलॉजी या टेक्निक में चेंज आया है। जी, बिल्कुल। कई तरह प्रकार की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है। तो मेरा ये सोचना है कि बिसाइड्स फिजिकल ट्रेनिंग और वो सारी चीजों के अलावा टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके जी, बारे में हमारे नए अधिकारियों, नए सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और नए अंडर ऑफिसर्स जो भी आते हैं, उनको ज्यादा उसके बारे में सिखलाई दी जाए। तो ये एक मेरा सोचना। दूसरी चीज, जी, डिफेंस लगी है सीमा पर, तो हमें सीमा पर पब्लिक से भी काफी इंटरेक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं से भी काफी इंटरेक्शन करने की आवश्यकता है। तो एक गोली एक दुश्मन वाली ट्रेनिंग तो चलिए ठीक है, वो होती रहेगी, परंतु मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट स्किल्स हमारे जवानों में, हमारे अधिकारियों में सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग जी, देने की बिल्कुल। आवश्यकता है, जिससे कि वो जी, अ, आम पब्लिक से अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकें, और जो सीमा सुरक्षा बल का जो रोल है कि सीमावासियों के मस्तिष्क में एक सुरक्षा की भावना पैदा करना, इस रोल को, जो ये सबसे महत्वपूर्ण रोल है, इस रोल बिल्कुल। को वो पूरा कर सकें। अब जो आपका सवाल था कि सबसे कठिन, मैं कठिन जी, नहीं कहूँगा, चैलेंजिंग कहूँगा। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग, बिल्कुल। चैलेंजिंग समय जो यस, था, वो मुझे लगता है कि जब मैं बटालियन कमांड कर रहा था, अच्छा, 1996 से लेकर 2000 तक, सांबा में, बंगईगांव में और चुड़ाचांदपुर में, इन 3 जगहों पर मैंने मेरी बटालियन कमांड की है। तो बटालियन कमांड करने में आपके ऊपर एक बड़े क्षेत्र की ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा आपके ऊपर 1000 से ज़्यादा जवानों की अ, वेलफेयर, उनका लुक आफ्टर करना, उनके करियर प्रोग्रेशन, उनका ट्रेनिंग, ये सबों की ज़िम्मेदारी हो। तो इन सभी रोल्स को एक साथ मिलाकर उनके ऊपर काम करने की सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि हमारे बल में जो मैंने भी महसूस करी, और
अन्य लोग भी महसूस करते होंगे। बटालियन कमांडर का काम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। आजकल के दिनों में वो और भी चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि आजकल के दिनों में बटालियन की नफ स्ट्रेंथ जो है अच्छा। वो लगभग 20% और बढ़ गई है। जी। तो कमांडेंट एक ही है। हमने जी। अगर 1000 जवानों को कमांड किया था 1037 को, तो आजकल हम्म। वो लोग 1274-75 जवानों को कमांड कर रहे हैं, और ऑपरेशनल एरिया भी बढ़ गया है। सांबा जी। पाकिस्तान के साथ था, और हम जो बॉर्डर गार्डिंग करते थे तो हमें लगातार पाकिस्तान की तरफ से एट्रिशन या जो रोजमर्रा की फायरिंग उस समय हुआ हम्म। करती थी, हम्म। उनके उनके बावजूद हमें बॉर्डर गार्डिंग करनी पड़ती थी। हमें जो अपनी स्मगलिंग और बॉर्डर क्राइम रोकने के लिए हमारे ट्रुप्स को भेजना होता था, और ऐसी स्थिति में हम ट्रुप्स को अकेला नहीं छोड़ सकते। और तो इस वजह से मुझे भी, हालांकि मैं बटालियन कमांड कर रहा था और मैं और भी कई काम थे, पर मुझे भी कम से कम हफ्ते में मैं 3-4 बारी सीमा पर अच्छा। जवानों के सुपरविजन और उनके साथ जी। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको काम करने के तरीके सिखाने के लिए, सुपरविजन करने के लिए मुझे वो वहां पर रहना पड़ता। तो वो टाइम मेरे लिए, मैं सोचता हूँ कमांड वाला टाइम सबसे चैलेंजिंग है, बट सबसे सेटिस्फाइंग भी वो काम था। क्या और बात। जब हम सांबा से असम में गए तो वहां पर उल्फा मिलिटेंसी थी, और उसके थोड़े दिनों बाद ही हम चुड़ाचांदपुर मणिपुर में गए थे, जहां पर मिलिटेंसी थी, जी। मैती मिलिटेंसी भी थी, और जो आज कुकी ट्राइब्स हैं उनकी मिलिटेंसी भी थी। वहां पर मेरी बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया, और हमारे 3 जवानों को वहां पर एक गैलेंट्री मेडल्स भी मिले थे, क्योंकि उन्होंने मिलिटेंट्स को वहां पर एलिमिनेट किया था। तो कमांड का टेन्योर जो है, अगर आप एक अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो जी। उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं लगता कि मैं और आगे भी बढ़ा, काफी आगे तक गया, और जी। उससे जी। ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे और कहीं प्राप्त नहीं हुई, और ज्यादा चैलेंजेस, उससे ज्यादा चैलेंजेस नहीं मुझे दिखे लाइफ में। मेरा अगला सवाल यही था कि चुनौतियों की तो बात कर ली, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है? तो शायद आपका जवाब यही होगा कि जब भी आप कमांड करते हैं वही आपको सबसे, आपने जैसे आपने बोला कि सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग है, और जी। कोई भी चुनौती अगर आती है उसे पूरा हम अच्छे से कर ले, वही शायद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो मेरे शायद इस सवाल का आप जवाब यही दे चुके हैं कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद तब होती होगी जब आप कमांड करते होंगे और वो सब सुचारू रूप से आप अपने अनुसार। जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमांड में जब होते हैं, जब बटालियन कमांड है, या जी। जैसे मैंने 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कमांड किए, और मैंने बंगाल में एक हमारा बीएसएफ का लगभग 1000 किलोमीटर लंबा नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर कमांड क्या। किया। तो कमांड में जो चैलेंजेस जो हैं वो हैं, जी। परंतु एक सेटिस्फेक्शन ये है कि आपके दिमाग में जो बातें होती हैं, हाँ। और आप जैसा सोचते हो कि इस प्रकार से काम होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास अथॉरिटी होती है। तो जी। वो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैंने तो यही कोशिश की अपनी जी। कमांड में कि एक लीक से हटकर जो हमने सोचा, हालांकि मैं एडवाइस हमारे कमांडरों से लेता था, और जी। एडवाइस लेने के बाद में जो भी उचित सॉल्यूशन निकलता था, उसके अनुसार हम इनिशिएटिव लेकर हमने अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की। और एक कमांडर को ये अवश्य करना चाहिए कि एक स्ट्रेट जैकेटेड जिसको कहते हैं, उसके अंदर रहने की बजाय वो अपने इनिशिएटिव को एक्सरसाइज करे। इससे उसकी इनिशिएटिव तो पता ही लगता है, और जब वो इन चीजों पे सक्सीड करते हैं,
उसकी एक लीडरशिप क्वालिटीज की जो इम्प्रेशन ट्रूप्स पर और उसके नीचे सबॉर्डिनेट कमांडर्स पर पड़ती है, वो भी एक काफी सेटिस्फाइंग चीज। जी, जी। फिज़िकल ट्रेनिंग की हमेशा हमने बात करी है, आपने बताया है कि कितनी ज़्यादा कठिन होती है फ़िज़िकल ट्रेनिंग। फ़िज़िकल ट्रेनिंग से हट के जवानों का मनोबल बनाए रखना बहुत ज़रूरी और मुश्किल कार्य होता होगा। उसको आप कैसे रखते होंगे ऊपर, और क्या आप सुझाव देते थे, क्या उपाय लेते थे कि अपने जवानों का मनोबल हमेशा ऊँचा रहे? क्योंकि मुझे लगता है किसी भी जंग को लड़ने के लिए वो बहुत एक प्राथमिकता है उसकी भी, और वो भी बहुत ज़रूरी है। जी, जवानों का मनोबल बनाए रखना, आपने सही कहा, बहुत ही आवश्यक है, जी। स्पेशली इस टाइम इस प्रकार के काम में। तो उसके लिए पहली चीज तो मैं हर एक जवान से कांटेक्ट रखता था, और मुझे मालूम है, और मेरे मेरे कई अधिकारी, एक आधा अधिकारी तो ऐसा था कि वो आवाज सुनकर बता देता था कि ये लड़का, ये जवान है, इस कंपनी का है, ये काम करता है। तो मैं, मेरे लिए खुद के लिए 1037 शायद जवानों का पूरों का नाम नहीं ध्यान था, परंतु इतना तो ध्यान था कि कौन व्यक्ति किस काबिलियत का है। अगर नाम नहीं ध्यान है तो ये पता है, और हुँ, बहुत सारे लोगों के फैमिलीज वगैरह के बारे में भी पता था। तो पहली चीज के कमांडर को अपने जवानों को मोटिवेट करने के लिए अपने जवानों को जानना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। उनकी काबिलियत, उनकी लिमिटेशंस, उनको जानना बहुत जरूरी है, अपने कमांडर्स और अपने जवानों जवानों के जी, बारे में। तो जी, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, उनसे कांस्टेंट इंटरेक्शन करना आवश्यक है। फॉर्मल इंटरेक्शन में हम जैसे सैनिक सम्मेलन वगैरह करते हैं, तो वो फॉर्मल तरीके होते हैं जिसमें उनकी, वो अपनी ग्रीवांसेस को एक्सप्रेस करते हैं और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, या कोई वो सुझाव देते हैं तो हम उन सुझावों को एनालाइज कर कर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल तरीके पर, जब आप सीमा पर गए, जब आप कहीं किसी ओपी के पास गए, या किसी पेट्रोल में आप साथ में गए हैं, तो उनसे, जवानों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल इंटरेक्शन बहुत इंटीमेट हो जाती है जी, तरीके की। और उससे जब आप इंटरेक्ट करते हैं और जब वो जवान देखता है कि कमांडर हमसे घुल मिल रहा है, तो हुँ, उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वो फिर अपने कमांडर के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसके अलावा ये जरूरी है कि जवानों का लॉजिस्टिक्स ठीक रहे, उनके लिए जो राशन हैं, क्लोथिंग्स हैं, वो सारी जी, चीजें उनको समय पे मुहैया हों। उनकी, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो आपको पास में आकर शेयर करता है, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना जहाँ तक संभव हो सके। वो भी जानता है कि शायद हर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो, परंतु हुँ, एक दफा वो आपसे कहकर कम से कम अपना दिल हल्का कर जी, सकता है, और आप अगर उसको सिंपैथेटिकली सुन लेते हैं, तो वो उससे आपके, उसके जवान के दिमाग में आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो और मोटिवेट। तो जवानों से कांस्टेंट इंटरेक्शन, जवानों को बार बार उनसे बात करते रहना, उनके काम की सुपरविजन करना, समय समय पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए रिवॉर्ड्स इत्यादि भी देते रहते हैं, और उनकी लॉजिस्टिक्स का ख्याल रखना, और उनकी जो अगर कोई सिविल में कोई परेशानी होगी, उनको समय पर छुट्टी जाना है, उन सबों को ध्यान रखने से जवान अच्छे मोटिवेटेड रहते हैं, और वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। अ, बिल्कुल सही बात करी आपने कि उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें उनकी बातें सुनना, यही शायद काफ़ी हो जाता है। और इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब हम फ़ौज या जवानों की जब बात करते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं कि बहुत ही उनका कठिन जीवन रहा है, उनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही है, उन्हें तो इसी चीज़ के लिए उन्हें तैयार किया गया है। पर हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो भी इंसान हैं,
उनके दिमाग में, उनके दिलों में भी वही भावनाएं हैं जो हमारे दिल और हमारे दिमाग में आती हैं, और उन्हें भी उसी तरीके से आम जनता को से बातचीत करनी चाहिए। जैसे मैं अपने ज़रूर 2 मिनट लेके ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे मैं मथुरा से आती हूँ, वहाँ पे हमेशा सुरक्षा बल के जवान होते हैं, तो कभी-कभी हम उनसे ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो हमारे परिवार के हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत दूर हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, उनका जीवन बहुत कठिन है, और उनसे बस बात ही कर लो 2 मिनट, या उनसे बस मुस्कुरा ही लो, तो शायद थोड़ी-सी जो धूप है उनके सर के ऊपर, वो थोड़ी-सी छाँव में तब्दील हो जाती है। बहुत सही बातें करी, और बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं आदरणीय संजीव जी आपकी तरफ से। आगे चलेंगे, और लेकिन मैं बीच में फिर से एक बार, हमारे साथ श्रोतागण जुड़ चुके हैं और लगातार मैसेज कर रहे हैं आपको, हमें पटक को, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आदरणीय सुधा राज बोधवी दीदी जुड़ चुकी है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस पटल पर। आदरणीय शिवराज आनंद साहित्यकार सूरजपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सम्मान है आपको सभी देशवासियों के दिल में। जब भी हम जवानों की बात करते हैं, हमेशा एक अलग सम्मान के साथ, एक गर्व के साथ उन्हें देखते हैं, उनके बारे में महसूस करते हैं। उसके लिए जितना भी आपको साधुवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि जो आप देश के लिए कर रहे हैं, जिस वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं आराम से, वो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से ही है। आपने बात करी थी 1971 से 2025 तक, तो उसी से जुड़ता हुआ मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि जो आधुनिक तकनीक है उसमें बहुत बदलाव आया है, जैसा आपने भी कहा है, उससे बीएसएफ की कार्य प्रणाली पर कुछ क्या फर्क पड़ा है? जी, जब मैं सीमा पर गया था ट्रेनिंग के बाद में, तो पहली चीज तो बहुत लिमिटेड फोर्स थी हमारी, 75-76 बटालियंस थी। आज के समय में वो 200 के करीब है। जी। और सिर्फ एक फिजिकल तरीके से सीमा की सुरक्षा करी जाती थी। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक सिर्फ बायनाकुलर्स होते थे, वो भी दिन के समय इफेक्टिव होते थे, रात के समय वो भी इफेक्टिव नहीं होते थे। धीरे धीरे नाइट विजन डिवाइसेस जो रात के समय में देखने में मदद करती हैं, उनका इंट्रोडक्शन हुआ। फिर जब पंजाब की मिलिटेंसी बढ़ी, तो उस समय में ये सोचा गया कि अगर हम सीमा पर एक ऑब्स्टिकल लगा दें, तो इससे जो पाकिस्तान से मिलिटेंट्स आते हैं या उनके लिए जो हथियार, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक्स आते हैं, उन पर रोक लग सकेगी। और इसका बहुत असर हुआ। मैं पंजाब की मिलिटेंसी को कंट्रोल में लाने के लिए, मेरे विचार में पंजाब में जो फेंस लगी, उसका एक बहुत बड़ा हाथ मानता हूं, क्योंकि उन्होंने उसने लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल कर दिया। उनके मिलिटेंट्स की जो फ्री मूवमेंट थी, क्योंकि फिजिकली तो बहुत कम थिनली हेल्ड था बॉर्डर, तो ऑब्स्टिकल लगने से काफी उससे रुकावट आ गई। पर अब जब ऑफेंस लग गई, तो उसके ऊपर सर्विलेंस करने के लिए भी आवश्यकता है। तो फेंस के साथ साथ हमने फिर अलार्म डिवाइसेस लगाए, अर्ली वार्निंग डिवाइसेस जिनको कहते हैं, वो लगाए, जिससे कि हमें अगर कोई फेंस को पार करने की कोशिश करता है, हमें पता लग जाता है। और धीरे धीरे और भी टेक्नोलॉजीज, तो सर्किट टीवीज और थर्मल इमेजेस इत्यादि का इंट्रोडक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो गया है। आजकल की स्थिति में जो हम चैलेंजेस देखते हैं फेंस लगने के बाद से, जो पाकिस्तान की साइड से और एक आध इंस्टेंस बांग्लादेश साइड में भी आया है, जब उन्होंने टनल खोदकर मिलिटेंट्स और हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। तो ये टनल्स को, इसके अलावा कि सीमा की हम गार्डिंग करते हैं, टनल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल जोर देना पड़ रहा है, और इसके लिए टेक्नोलॉजी ढूंढी जा रही है। और मुझे यकीन है कि सीमा सुरक्षा बल के जो मौजूदा अधिकारी हैं, जल्दी से जल्दी इस टेक्नोलॉजी को ढूंढ पाएंगे और इसको इंडक्ट कर सकते हैं।
ड्रोन्स आजकल पिछले 4-5 सालों से ड्रोन से वो हथियार और सप्लाईज, एम्यूनिशन इत्यादि भेजते हैं, फाइनेंसेस भी भेजते हैं, ड्रग्स भेजते हैं। जी तो उनको करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को और भी वाइडर स्केल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जिससे पूरे सीमा के साथ में ये टेक्नोलॉजी लग जाएगी। हमारे सीमाओं पर रिवराइन बॉर्डर बहुत है, पानी, रिवर्स क्रॉस जी करती है। तो इन रिवराइन बॉर्डर्स को सर्वेलेंस करने के लिए हमारे पास एक तो वाटर विंग है, जिसमें फ्लोटिंग बीओपीज होती हैं। बीओपी का मतलब है बॉर्डर आउटपोस्ट। फ्लोटिंग ओके बीओपीज हैं और उसको जब ये फ्लोटिंग बीओपीज से पेट्रोल बोट्स उन इलाके को पेट्रोल करती हैं। और कुछ नए टेक्नोलॉजी, इंटेग्रेटेड टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ब्रह्मपुत्रा में और वेस्टर्न बॉर्डर में कुछ इलाके में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लग चुकी हैं और धीरे धीरे ये इनको पूरे सीमा पर लगा दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ये फर्क मेरे समय से और इस समय में आया है और धीरे धीरे परंतु ये इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ ये जरूरी है कि हमारी जवानों के ऊपर जो प्रेशर है, हमारे जवान बहुत लंबा समय काम करना पड़ता है, 12-15 घंटे भी उनको एक एक दिन में काम करना पड़ता है। अच्छा ये जरूरी है कि उनके ऊपर ये प्रेशर कम हो, टेक्नोलॉजी के इंडक्शन से हो जाएगा। और दूसरा उसका तरीका ये है कि जो हमारी जवानों को डाइवर्ट कर दिया जाता है सीमा सुरक्षा से, उनको दूसरे कामों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। जी जैसे कि अभी मणिपुर में हमारी लगभग 140 यानी कि तकरीबन 20 बटालियन की स्ट्रेंथ वहां पर। तो ये कहाँ से आई? ये सीमा से निकली है। सीमा से निकली है तो सीमा की सुरक्षा में डिल्यूशन हो गया और इलेक्शन में बहुत ज्यादा नफरी इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये जरूरी है कि एक तो फोर्स का डाइवर्शन कम किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि सरकार कुछ सोचे कि जो स्टेट्स के रिसोर्सेज हैं, जी उनकी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनको एम्पावर किया जा सके, जो कि इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज या माइनर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वो संभाल सकें। हर दफा अगर आप सीमा से जवानों को निकालते रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। सीमा की सुरक्षा में डिल्यूशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, क्राइम बढ़ेगा, तो वो फिर अच्छी बात नहीं। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लेवल पर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। हमारे यहाँ कई दफा ये होता है कि यूजर फ्रेंडली की बजाय वेंडर ड्रिवन जी वेंडर जी बिल्कुल सोचता है और वो कन्विंस कर लेता है और वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है। तो उसकी बजाय यूजर फ्रेंडली, उनको जवानों को उस टेक्नोलॉजी के साथ में उनको उसके बारे में बताया जाए, परिचित कराया जाए, उनको एक एक्सटेंसिव उसका एक्सपेरिमेंट किया जाए, टेस्टिंग की जाए ग्राउंड पे, उसके बाद ही उसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जी रिसोर्सेज जो हमें मिले हैं, सरकार को उन्हें सही जगह उपयोग करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये शायद आम जनता से ये अनदेखा नहीं है, सब देखते हैं कि गलत जगह जब हम जवानों को देखते हैं तो हमें भी बड़ा दुख होता है कि जवानों की ये जगह नहीं है, ये काम उनका नहीं है, जहाँ सरकार उन्हें भेज देती है कई बार। और आज के इस परिचर्चा इस कार्यक्रम के बाद मैं चाहूँगी कि सरकार ये समझ जाए कि सही रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा सवाल मैं आपकी बातों से पूछूंगी, उसके बाद मेरा अगला सवाल तैयार है, क्योंकि आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी, समय बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा जानकारी मैं ले सकूँ, जितना ज़्यादा ज्ञान आपसे ले सकूँ, हमारे श्रोताओं तक पहुँचा सकूँ, वो कम है।
टनल्स के बारे में आपने बात करी थी कि टनल को ढूंढने का भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। एक छोटा सा सवाल है, क्या हमारे पास नहीं है या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे नहीं है? नहीं, टनल्स के लिए टेक्नोलॉजी ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमारे पास एक धनबाद में माइनिंग इंस्टीट्यूशन है पूरा, जी जी बिल्कुल। और एक और भी जगह पर महाराष्ट्र में कहीं पर है। तो हम्म। इनकी मदद से ये जो ग्राउंड सेंसर्स से की वजह की के को यूज कर कर ग्राउंड के अंदर गैप्स जी। हैं, उनको हम्म। ढूंढने में मतलब मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को ढूंढने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा। उनका इस्तेमाल करके ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी जा सकती है। ग्राउंड के नीचे जो मिनरल्स होते हैं, जो गैप्स होते हैं, जी उनको ढूंढने का भी एक तरीका होता है ना, सेंसर्स वगैरह के जी जी की जी मदद से करते हैं। तो वही जी टेक्नोलॉजी को अगर अडेप्ट किया जाए और स्पेसिफिकली किया जाए तो वो इस्तेमाल हो सकती है, और उसको बार बार ग्राउंड पर ले जाकर पेट्रोल्स के द्वारा उनसे हम्म। टनल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी तो है, उसको एक अच्छा। अडेप्ट करने की आवश्यकता है हमारी जी जी जी। ऑर्गेनाइजेशन की। जी। समाधान है, बस उसका इंतजार है कि कब उसे एग्जीक्यूशन लेवल पे हम लाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ आदरणीय राही राज जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। एक सवाल पूछना चाहूंगी। मनोबल की बात हो गई, फिजिकल ट्रेनिंग की बात हो गई, आपके जो फर्ज हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, एक फौजी के, एक जवान के, उसकी बात हो गई। अब आते हैं भूमिका किसी और की, दूसरी तरफ जो है कि जो बीएसएफ की जो भूमिका है, जो सुरक्षा तक सीमित है, या वो विकास कार्यों में भी उसका कुछ योगदान होता है? बिल्कुल। हम्म। देखिए, जब सीमा सुरक्षा बल को रेज किया गया, तो जी। बॉर्डर गार्डिंग एक हम्म। विषय था कि हम बॉर्डर गार्डिंग के लिए रेज किए गए हैं और सीमा पर क्राइम्स को रोकने के लिए रेज किए गए हैं। अब धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट चेंज होकर बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ चला गया है, जिसमें बॉर्डर गार्डिंग एक उसका सबसेट है, पूरे बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस का एक सबसेट है, जिसमें बॉर्डर गार्डिंग होती है। 1900 मुझे लगता है कि 93-94 की के समय में एक स्कीम शुरू की गई जिसका नाम था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जी। जिसके तहत सीमावर्ती राज्यों को कुछ फंड्स अलॉट किए जाते थे, जिसमें सीमावर्ती ब्लॉक्स की स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए वो फंड्स अलॉट किए जाते। तो इसमें सभी सीमा सुरक्षा बलों का एक महत्वपूर्ण रोल है, एडवाइजरी रोल है इसमें, कि हम्म। उन ब्लॉक्स में क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जाएं। और बल्कि इस फंड्स का कुछ लगभग 5% हमारे हमारे हमें दिया जाता है डायरेक्टली स्पेंड करने के लिए, और 10-12% और ऐसा है जो हमारी एड और एडवाइस के ऊपर सीमा के साथ किया जाता है, उनको खर्च किया जाता है। जी तो जी। डेवलपमेंट में हमारा बहुत हाथ है। इसके अलावा एक सिविक एक्शन फंड्स अलॉट किए जाते हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम है जो जी। जो कि सीमा सुरक्षा बलों को डायरेक्टली अलॉट किए जाते हैं। तो इनके तहत अपने इलाके में जो गांव हैं, वहाँ पर कुछ स्किल डेवलपमेंट का, या स्कूलों में कंप्यूटर्स दे दिए, या गांव में जैसे त्रिपुरा में था तो हैंड हेल्ड जी ट्रैक्टर्स हमने फार्मर्स को दिए थे, जिससे कि वो खेती में उनको सुविधा हो, और कंप्यूटर्स दिए, स्टिचिंग मशीन्स दी। और ये इन इन चीजों के अलावा जो हमारा बल कई काम करता है जो कि सीमावर्ती लोगों के की सुविधा के लिए, जैसे
हमारे लोग सीमा के नए लड़कों को, जवानों को, जो 18-20 साल के 10वीं पास कर रहे हैं या उनकी एक तो हमारे लोग जाकर कैरियर काउंसलिंग करते हैं गाँव अच्छा, में, एक चीज ये। वेरी उसके नाइस। अलावा उनको हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि अगर कोई जवान आर्मी ज्वाइन करना चाहता है या बीएसएफ ज्वाइन कर, तो उसके लिए हम थोड़ी बहुत उनको फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किस तरह के पेपर्स आते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत उनको समझ देते हैं। और जैसे उन लड़कों को इकट्ठा किया और हमारे बटालियन हेडक्वार्टर में या किसी हेडक्वार्टर में हम उनको मोटर ड्राइविंग की या मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग भी हमारे रिसोर्सेज से जी। दे देते हैं। तो ऐसे काम करते हैं। मुझे ध्यान है नॉर्थ बंगाल में जब मैं आईजी कमांड कर रहा था वहाँ फ्रंटियर को, जी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है एलिमेंको, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसकी मदद से और वहाँ के लोकल एनजीओज की मदद से हमने सीमावर्ती इलाकों में जो दिव्यांग लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी मेडिकल असेसमेंट करी और एलिमेंको से हमने इक्विपमेंट परचेज करके साइकिल्स, ट्राइसिकल्स, क्या? वॉकिंग स्टिक्स, ब्लाइंड्स के लिए वॉकिंग स्टिक्स और इस तरह की चीजें हमने उनको बांटी। तो आप ठीक कह रही हैं कि सीमा की सुरक्षा से बढ़कर मैनेजमेंट का काम जरूरी है और हमारे कमांडर्स जो हैं, लोकल कमांडर्स, कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर, लगातार गांव वालों से इंटरेक्ट करते रहते हैं और हमारे बलों की इतनी रीच है रिमोट एरियाज में, तो जी। मेरी रिकमेंडेशन नॉर्थ बंगाल में भी थी और वहां पर मुझे लगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से। जी। वो हमारी रीच को, रिमोट एरियाज में जो रीच है उसको, उसका एडवांटेज ले सकते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बॉर्डर पॉपुलेशन, उनकी डेवलपमेंट के एक्सीलेंट। लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म। और नॉट ओनली आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स, ऑल्सो अगर हम थर्ड पार्टी ऑडिट कराना चाहते हैं, अगर कोई जी। कोई प्रोजेक्ट वहां पर किया गया है तो हमारे यहाँ जैसे इंजीनियरिंग ब्रांच है हम या उस तरह की सुविधा उनके द्वारा हम उनका थर्ड पार्टी ऑडिट भी कर सकते हैं, जिससे कि वो इंश्योर कर सकें कि उनकी जो काम हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का। तो बॉर्डर गार्डिंग से धीरे धीरे हम बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ मैनेज। अग्रसर हुए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत बेहतरीन बात करी है। देश के साथ साथ जो समाज का योगदान जो भी आपने बताया उसके काबिल तारीफ है। बहुत बहुत जानकारियाँ मिल रही हैं, बहुत सही जानकारी मिल रही है। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि फौजी को क्या करना होता है, आपने क्या किया है, आपके क्या कर्तव्य थे। अब बात करते हैं हमारे आम जनता के, स्थानीय लोगों की। तो सीमावर्ती इलाकों में जो स्थानीय लोग होते हैं, तो उनका सहयोग कितना महत्व रखता है और उनका क्या योगदान रहता है, इस पे आप ज़रूर थोड़ा-सा बताएँ। और क्या कुछ मुश्किलें आती हैं? कुछ ऐसी जगह शायद आपने रहे होंगे जहाँ बिल्कुल आपको योगदान नहीं मिला होगा, तो थोड़ा-सा आप इसके बारे में बताएँ। ऐसा नहीं है कि योगदान नहीं मिलता, अच्छा। परंतु क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में उनके पास बहुत खास तौर पर बंगाल या पूरा ईस्टर्न 4000 किलोमीटर जी। का जो बांग्लादेश के साथ जी। बॉर्डर है, वहां पर इतनी गरीबी है कि वो हाँ। हमारी मदद सिर्फ इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें वो सूचना दे सकते, अच्छा। अगर बॉर्डर क्राइम कुछ है सूचना दे सकते। जी। परंतु वो भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी गरीबी है, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए काफी पॉपुलेशन वहां पर क्राइम में इन्वॉल्व है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम में इन्वॉल्व रहती है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार ध्यान दे रही है, पर ज्यादातर जी। मैंने देखा कि वो
नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर काफी ध्यान है नेचुरली, क्योंकि नॉर्दर्न बॉर्डर्स से हमारा थ्रेट भी बहुत ज्यादा है, वो ध्यान है। परंतु पॉपुलेशन को अगर इंटेग्रेट करना है मेन स्ट्रीम में, जी तो वहां पर हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे जिससे कि वहाँ की पॉवर्टी एलिविएशन हो सके, वहाँ पर एजुकेशन इम्प्रूव हो सके, और जी जिससे कि उनकी ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट हो। ये आवश्यक है वहाँ पर। जी तभी अगर अगर ये करेंगे तो हमें लोकल पॉपुलेशन से और भी सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। जितना योगदान हम दे सकते हैं, देना चाहिए। ये हमारा भी कर्तव्य है, ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हमें इससे किसी भी तरह पीछे नहीं हटना चाहिए और ना ही हटे हैं, जैसा कि आपने बताया है। कुछ भी कमी हो, लेकिन जितना जिससे हो सकता है, वो ज़रूर अपने जवानों के लिए, अपने सुरक्षा बल के लिए ज़रूर करता है। समय कम बचा है, इसलिए मैं अंत में थोड़ा एक आपने किताब लिखी है, जी, उसके बारे में भी ज़रा बताएँ। किताब लिखने का कैसे सोचा आपने? और जो नाम दिया है आपने बीएसएफ द आइज़ एंड ईयर्स ऑफ इंडिया, उसके पीछे क्या कुछ कहानी है? ज़रा जल्दी से हमारे श्रोताओं को बताएँ। किताब लिखने का ऐसा है कि जब रिटायर में हुआ तो जी, कुछ लोगों ने कुछ ऐसी घटनाएं मेरे नजर में लाई, और मैं हमारे ही अफसरों ने, और मेरे अच्छा, से कहा कि आप इनके बारे में लिखें। तो अच्छा, मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे सिक्योरिटी रिलेटेड, सीमा सुरक्षा से रिलेटेड, पुलिसिंग या पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड लिखे, जी, जो जी, कि काफी पढ़े गए। तो इन चीजों को देखते हुए हमारा एक ऑफिसर पंजाब यूनिवर्सिटी में वो अपनी एमफिल कर रहे थे, तो अच्छा, उन्होंने वहां पर सीमा प्रबंधन के ही बारे में उनकी एमफिल थी। तो वो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आप क्या ये किताब लिख सकेंगे इस तरह की। तो मैंने कहा ठीक है, हम ट्राई करते हैं। जी, तो वो फिर वहाँ के पंजाब यूनिवर्सिटी है या पंजाबी, मुझे वो भूल रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी है अच्छा, शायद, जी, जी, पटियाला में। तो अच्छा, वहाँ के एक जो उस समय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डिफेंस स्टडीज के, और एक और वहाँ का स्टूडेंट था, तो उनके साथ मिलकर हमने उनकी रिसर्च फैसिलिटीज का भी फायदा उठाया, और मेरे अच्छा, ग्राउंड एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर हमने फिर ये किताब अटेम्प्ट करी। इसमें मैंने कोशिश की कि सीमा सुरक्षा बल क्या करती है, किस किस स्फेयर में क्या काम करती है, सीमा जी, लड़ाई के समय में, इंटरनल सिक्योरिटी में, या इवन यूनाइटेड नेशंस वगैरह में कि जो काम किए उनको एक कैटलॉग किया जाए। तो ये इस प्रकार से ये किताब लिखी गई। और इसको आइज एंड ईयर्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि कहा जाता है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट डिफेंस, लाइन ऑफ बिल्कुल। डिफेंस है। तो फिर जी, इसको नजरें और कान खुले रखने हैं, इस वजह से हमने इसको बिल्कुल, बिल्कुल आइज सही एंड और ईयर्स बिल्कुल ऑफ डिफेंस। सटीक नाम दिया है आपने किताब का। और मैं सभी से और खुद से भी बताऊँगी कि ये किताब ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत रोचक बातें पता चलेंगी। और जिस तरह आपसे बात करते हुए आज हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली, बहुत नई चीज़ें पता चली, तो किताब में और भी ज़्यादा शायद हमें जानने को मिलेगा। एक सवाल आया है उमेश कुमार शर्मा जी का, वो मैं लेना चाहूँगी ज़रूर अंत में, कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? आदरणीय संजीव जी कुछ बताएँ। मैं आजकल के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, खासतौर जी, पर जो लोग हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, जी, कि वो इन जो आजकल की स्थितियां चल रही हैं, कम्युनलाइजेशन की, या भ्रांतियां फैलाने की, अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की, या जी, एक जो बहुत आदत हो गई है पूरे दिन भर वो मोबाइल पर रील्स वगैरह देखते रहने की, उनसे बिल्कुल, हटकर कंस्ट्रक्टिव काम में लगना चाहिए। हमारे हमारी यूथ एक एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आज के दिन में। परंतु अगर ये यूथ की एनर्जीज को चैनलाइज नहीं किया गया उचित तरीके से, तो एक अनएम्प्लॉयड यूथ
उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है सोसाइटी के लिए जितना एक कंस्ट्रक्टिव यूथ हो सकता है सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरा ये सोचना है कि बिना बात की भ्रांतियों में ना आए, कम्युनलाइजेशन से दूर रहें और पेट्रियोटिज्म जो है ये सीजनल जी, पेट्रियोटिज्म नहीं होती है। पेट्रियोटिज्म इज अ कॉन्टिन्यूअस फीलिंग। ये 15 एब्सोल्युटली। अगस्त या 26 जनवरी को पेट्रियोटिज्म दिख रही है, वो पेट्रियोटिज्म नहीं है। और पेट्रियोटिज्म सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं है। एक सफाई कर्मचारी भी अगर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अपना धर्म निभा रहा है, वो भी जी, उतना ही बड़ा पेट्रियोट है जितना बड़ा एक पेट्रियोट कोई और भी हो सकता है। तो मेरा ये सोचना है कि यूथ अपनी एनर्जीज को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करे, जिससे देश में समृद्धि हो सके और देश में जो कई खामियां धीरे धीरे जी। बढ़ती जा रही हैं, सोसाइटी में जो डिविजिवनेस होती जा रही है, उनको दूर कर सके। ये मेरा सोचना है, ये मेरा कहना है आज। जी। यूथ को जैसा कि आपने कहा बैकबोन ऑफ अ कंट्री माना जाता है, और अगर वही भटक जाएगा तो देश किस तरफ जाएगा ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं। बहुत सही बात करी है, एक दिशाहीन को दिशा पे लाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के युवा जो सुन रहे हैं, जो आगे भी सुनेंगे, वो ज़रूर सुने इन बातों को और समझें और अपने जीवन के ध्येय को जानें, सार्थक करें अपने मनुष्य रूप में जो जन्म लिया है इस धरती पर, उसे पूरा तरह सार्थक करें। इस कार्यक्रम को अब समाप्ति की तरफ ले जाती हूँ, और एक बार फिर से आदरणीय संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमसे इतनी सारी बातें करी, इतनी सारी बातें बताई, जो बहुत ज़रूरी है आज के हर उम्र के इंसान को जानने के लिए। और आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, एक बार फिर से बहुत-बहुत नमन बहुत करती बहुत हूँ मुझसे यहाँ धन्यवाद। पर आने के लिए। बहुत और बहुत सभी धन्यवाद श्रोताओं आप। जी, और सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि किरदार ज़िंदगी में फिर से एक नए किरदार के साथ उसकी कहानी लेकर आएँगे इस पटल पर। हमारे साथ बने रहिएगा अगले हफ्ते एक नए किरदार के साथ। शुभ रात्रि, जय हिंद।